Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the third lecture of ATTE Design and Analysis of Algorithms. तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि एल्गोरिथम को डेवलप कैसे करते हैं, ठीक है, और फिर कितने टाइप्स से एनालिसिस के, इसमें हमने ए प्रायरी एनालिसिस और ए पोस्टीरियरी एनालिसिस दोनों के बारे में पढ़ा था कि दोनों में क्या डिफरेंस है। और फिर हम एनालिसिस in terms of the space a particular algorithm occupy. This is one method of analysis or one aspect of analysis. The other one is if we consider the time of execution required for certain algorithm. तो दो तरह की analysis होती है and normally we are interested in time of execution, ठीक है। तो दैट्स वाई थ्रू आउट दिस कोर्स हमारा फोकस होगा कि हम किसी एल्गोरिथम के एग्जीक्यूशन टाइम फाइंड कर सकें, ठीक है। और एनालिसिस होंगी ए प्रायरी, मतलब हम एल्गोरिथम को प्रोग्राम करने से पहले उसकी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ओके, एजेंडा फॉर टुडेज लेक्चर इज, जब हमने ये तय कर लिया है कि हम ए प्रायरी एनालिसिस करेंगे तो कौन से मेजर्स रखेंगे, ठीक है। इस एनालिसिस के लिए मतलब वो मेजरमेंट क्या होगी, क्या टूल होंगे जिससे हम मेजर कर सकेंगे या ए प्रायरी एनालिसिस हम कर सकेंगे, ठीक है। तो मेजरमेंट्स हम रखेंगे या हम डिसाइड करेंगे। वंस आपने मेजर कर लिया है किसी एल्गोरिथम की जो कम्प्लेक्सिटी आप कह लें, ठीक है, इसको कम्प्लेक्सिटी कहेंगे, इसको ग्रोथ रेट भी कहेंगे, इसको रनिंग टाइम भी कहेंगे, ठीक है। तो ये रनिंग कम्प्लेक्सिटी, टाइम कम्प्लेक्सिटी, रनिंग टाइम, ग्रोथ रेट, तो ये सारी चीज़ें या सारे जो टर्मिनोलॉजीज है ये हम इंटरचेंजेबल यूज़ करेंगे, इंटरचेंजेबली। तो फिर जब हमने मेजरमेंट कर ली तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। उस रनिंग टाइम को या टाइम कम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ओके जी, फिर एल्गोरिथम के जो एनालिसिस है वो कैसे करेंगे, गिवन एल्गोरिथम उसकी एनालिसिस, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। और कैलकुलेट करने के बाद नॉर्मली हम कम्प्लेक्सिटी को चंद ख़ास मैथमेटिकल नोटेशंस हैं उस पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कितने पॉसिबल नोटेशंस हैं और हर नोटेशन का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये नोटेशंस समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि थ्रू आउट इस कोर्स हम इन्हीं नोटेशंस को यूज़ करेंगे और इसी के ज़रिए हम कम्प्लेक्सिटी या रनिंग टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर की आउटलाइंस है। ओके, नाउ what are the tools, what are the steps we use to measure the running time or time complexity of an algorithm, ठीक है। One way is to count the total instruction in a algorithm, क्योंकि इंस्ट्रक्शन ही प्रोसेसर पे जाके एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो जो टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, ये टाइम कम्प्लेक्सिटी हम फाइंड कर रहे हैं, तो हम किस चीज़ का टाइम फाइंड कर रहे हैं, वो हम ये देख रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये सीपीयू का टाइम कितना लेगा, ठीक है। सो नॉर्मली फॉर वन इंस्ट्रक्शन वी रिक्वायर वन साइकिल ऑफ सीपीयू। दैट्स वाई अगर हम इंस्ट्रक्शन काउंट कर दें कि अगर एक प्रोग्राम में 20 इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 20 साइकिल्स लेगा सीपीयू का। सो काउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द execution time required to
a program. ठीक है, तो one way to measure the time complexity of an algorithm, that is instruction count. तो फिर इंस्ट्रक्शन के अंदर बेसिक ऑपरेशंस आते हैं और बेसिक स्टेप्स आते हैं. ऑपरेशंस और स्टेप्स में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा सा आगे क्लियर करा देता हूँ. और दूसरी चीज़ है कि हम साइज ऑफ इनपुट देखें. ये देखें, ये इतना इनपुट है, ठीक है, और उस इनपुट, इन टर्म्स ऑफ दैट इनपुट हम जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, जैसे कि मतलब अगर हम साइज ऑफ इनपुट को देखते हैं तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शन काउंट ऑटोमेटिकली आ जाता है. फॉर एग्जांपल हमने लेट्स से 10 नंबर्स ऐड करने, 10 नंबर्स ऐड करने हैं ना. सो हम देख सकते हैं कि यार अरे में 10 नंबर्स हैं, तो जब उनको ऐड करने इसका मतलब है कि पहले दो नंबर को मैंने ऐड कर लिया, फिर उस रिजल्ट के साथ तीसरे नंबर को, फिर चौथे नंबर को. तो ये देखिए टोटल ऑपरेशंस जो हैं वो 10 ही हो रहे हैं. तो ये हमने इनपुट को साइज, अच्छा 10 ऑपरेशंस हो रहे हैं, इट मीन्स के इंस्ट्रक्शन काउंट 10 ही है, तो हमारी टाइम डिवर्सिटी है वो 10 ही है. तो ये हमने इनपुट का जो साइज है उसको देख के हमने टाइम कैलकुलेट कर दी. ठीक है, तो हम ये टाइम साइज, इनपुट की जो साइज है उसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ दैट कैलकुलेट करेंगे या इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्शन काउंट करेंगे. नॉर्मली हम यही साइज ऑफ इनपुट की टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे टाइम कम्प्लेक्सिटी. ठीक है, ओके. इंस्ट्रक्शन को काउंट कैसे करते हैं, तो आप लोग को पता है कि से एक प्रोग्राम में कुछ चीज़ें इनिशियलाइजेशन के लिए होती है, फिर लूप्स होते हैं. ठीक है, और लूप्स के अंदर बेसिक इंस्ट्रक्शंस या ऑपरेशन या स्टेप्स होती हैं. ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन की कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं. उसके बाद लूप के जो ऊपर हेडर होता है ना, इसमें लिखा होता है फॉर आई इज इक्वल टू 3 और आई इज लेस देन 10 और आई प्लस प्लस. तो ये जो ऊपर हेडर है, ठीक है, किसी लूप का, तो एक ये होता है और फिर लूप की बॉडी होती है. तो ये इसको हम हेडर को हम कहते हैं नंबर ऑफ पासेस ऑफ द लूप्स. ठीक है, और फिर लूप के अंदर बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं. अच्छा, अब बेसिक ऑपरेशंस, स्टेप्स अलग की स्टेप्स आगे बता देता हूँ. बेसिक ऑपरेशन, अच्छा बेसिक ऑपरेशन का मतलब क्या है कि अगर आपको प्रॉब्लम दिया जाए सर्च का, तो सर्च के अंदर सर्च इटसेल्फ इज़ नथिंग. ठीक है, सर्च के अंदर दो दो एलिमेंट्स आपस में कंपेयर होते हैं, तो ये बेसिक ऑपरेशन है. ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन, लेट्स से आपको एक टास्क दिया गया, तो मल्टीप्लिकेशन इटसेल्फ नथिंग. उसके अंदर दो रियल नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं. लेट्स से अगर मैट्रिक्स है 1 2 3 4, दूसरा है 5 6 7 8, 2 + 2 दोनों हैं, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई. तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि आप दो दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर. ठीक है, तो हर इंस्ट्रक्शन के अंदर या हर आप कह सकते हैं लाइन ऑफ कोड के अंदर कुछ बेसिक ऑपरेशंस होती हैं. तो ये उसकी एग्जांपल है. ओके, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो हमने देख लिया कि या तो हम इन टर्म्स ऑफ बेसिक स्टेप्स रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं या इन टर्म्स ऑफ द इनपुट साइज फॉर इंस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, तो इनपुट साइज का मतलब ये होता है कि इनपुट साइज basically affects the growth or the running time of a function. ठीक है, तो ये तो हम इनपुट साइज की टर्म्स में टाइम कम्प्लेक्सिटी एक्सप्रेस करते हैं, या तो उसके अंदर स्टेप्स हैं, उस एल्गोरिथम के अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करके हम कहते हैं कि ये इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है.
ओके, किसी एल्गोरिथम में स्टेप्स क्या होती हैं? हमने बेसिक ऑपरेशंस तो देखी है कि लेट्स से अगर सर्चिंग आपने कर दी तो उसके अंदर बेसिक ऑपरेशंस वही कम कंपैरिजन है, ठीक है, या मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है। स्टेप क्या होता है? स्टेप इज अ मीनिंगफुल सेगमेंट ऑफ program or a computational unit that is independent of the instance characteristics। किसी प्रोग्राम के अंदर वो नंबर ऑफ स्टेप्स 10, 20, 50, 60 ठीक है, जो कि एक सीरीज में हो या अगर एक ब्लॉक हो, ठीक है, और वो इनपुट साइज पे डिपेंडेंट ना हो। इनपुट साइज चाहे 50 हो, तब भी वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है, ठीक है, जिसको हमने स्टेप का नाम दिया हुआ है, वो उतना ही टाइम ले। और लेट्स से अगर इनपुट साइज 12,000 हो, ठीक है, तब भी वो उतना ही टाइम ले, वो सर्टन ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसको हम स्टेप कहेंगे। तो लेट्स अगर हमने लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर 100 एडिशंस की हुई है एक रो में, ठीक है, अब चाहे इनपुट साइज 100 हो, चाहे इनपुट साइज 200 हो, ये जो 100 इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, लेट्स से ये 5 मिली सेकेंड्स टाइम लेते हैं एग्जीक्यूशन, तो चाहे 1000 इनपुट साइज हो, ठीक है, ये जो 100 इंस्ट्रक्शंस हैं ये 100 मिली सेकेंड टाइम ही लें, क्योंकि इसके अंदर बेसिक एडिशंस है 1+2, 2+3, 5+7, तो ये चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इनपुट साइज जो आ रहा है, ठीक है, उसका इसके ऊपर कोई असर नहीं है। तो ये मैं आपको अगर इस एक रियल लाइफ की एग्जांपल दे दूं जिससे ये बात अच्छे तरीके से समझ आ सके कि ओके, लेट्स से मैंने क्लास के अंदर 2 ग्रुप्स बना दिए, ठीक है, एक को मैंने ए का नाम दे दिया, दूसरे को मैंने बी का नाम दे दिया। ए से मैंने कहा है, ठीक है, कि आपका टास्क ये होगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ हर दफ़ा आपने सिर्फ और सिर्फ जो इस क्लास के अंदर चेयर्स हैं वो काउंट करनी, और जो बी ग्रुप है उसको मैंने कह दिया है कि मैं हर दिन डिफरेंट स्कूल्स में सर्वे करूँगा, उस सर्वे के जो पेपर्स आएंगे वो पेपर्स आपने काउंट करने हैं। अब देखिए, क्लास के अंदर वही क्लास है, हमेशा वही क्लास रहेगी, तो जो ग्रुप ए का काम है, ठीक है, वो चाहे 1 लाख पेपर आए, चाहे 2 लाख पेपर आए जो इनपुट है, चाहे 50 लाख पेपर आए, ए का काम वही होगा कि वो लाइट्स या लाइट्स काउंट करेंगे। इस रूम में कितनी लाइट्स है? 1, 2, 3, 4, रूम वही है, रूम चेंज नहीं हो रहा ना। उसका काम बिल्कुल अफेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है, जो इनपुट आ रहा है पेपर्स का। लेकिन जो ग्रुप बी है उसका जो काम है, उसका जो टास्क है, ठीक है, दैट इज अफेक्टेड बाय द इनपुट गिवन। क्योंकि अगर से एक स्कूल से 100 पेपर आए तो वो 100 काउंट करेंगे, दूसरे से 50 लाख पेपर आए तो 50 लाख काउंट करेंगे। तो हम कहेंगे कि नाउ दिस टास्क ऑफ ग्रुप ए इज सिंगल स्टेप, ठीक है, लेकिन टास्क ऑफ बी जो है उसको हम स्टेप नहीं कहेंगे। तो स्टेप इज मीनिंगफुल सेगमेंट ऑफ प्रोग्राम कंप्यूटेशनल यूनिट दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसको हम स्टेप कहेंगे, ठीक है। तो 200 मल्टीप्लिकेशन कैन बी अनदर स्टेप। 200 मल्टीप्लिकेशन इज कांस्टेंट, हमेशा 200 ही होगी। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि n मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब हो गया n अब वेरिएबल है, n चेंज होता रहेगा, फिर वो स्टेप नहीं होगा, ठीक है। सो काउंटिंग स्टेप्स इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, अब हम
एल्गोरिथम की एनालिसिस करेंगे स्टेप्स काउंट करके, तो इसकी एग्जांपल देंगे। तो एक लेट्स से नॉर्मली अगर हम लूप चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कुछ इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर लूप की जो ऊपर हेडर होती है वो होता है, और लूप का हेडर होने के बाद लूप की बॉडी होती है। ठीक है, तो लेट्स से हम जो असाइनमेंट है जो ऊपर इनिशियलाइजेशन होती है उसको एक एक जो है स्टेप कंसिडर करेंगे, ठीक है, या एक इंस्ट्रक्शन कंसिडर करेंगे। उसके बाद लूप के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको काउंट करेंगे। तो इस काउंट, ये जो काउंट वेरिएबल हम एक इनिशियलाइज करेंगे और फिर उसको लूप के अंदर आइट्रेट करेंगे, तो काउंट की जो एंड में वैल्यू आएगी वो बेसिकली नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे इन अ प्रोग्राम। तो उनको हम उन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम कह सकते हैं कि ये टाइम कम्प्लेक्सिटी है इस एल्गोरिथम की। वो कैसे, ये एक एग्जांपल है। देखिए, ये एक इंस्ट्रक्शन है, तो हमने काउंट पर एक इनिशियलाइज किया था, उसमें 1 ऐड कर दिया कि ये एक इंस्ट्रक्शन होगी। ओके, इधर आप देख लें कि इधर एक वेरिएबल में 1 जा रहा है, ठीक है, फिर कुछ देर बाद उसमें 2 जाएगा, फिर 3, फिर 4। तो हर टाइम जब ये लूप चलेगा तो ये वाला काम होगा, आई में 1 फिर 2 फिर 3। तो ये दूसरा ऑपरेशन है, ठीक है, तो इसलिए हमने काउंट में एक और 1 डाल दिया है, और ये 1 लूप के अंदर रखा है क्योंकि ये बार बार हो रहा है। ठीक है, तो जब भी आई में कोई चीज़ हम इनपुट करेंगे, लेट्स से पहले 1 था, लूप में इंक्रीमेंट हो रहा है ना, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3, तो ये स्टेप्स है ना, ये ऑपरेशंस है ना। ठीक है, तो इसलिए हमने साथ में काउंट भी रखा है कि जब भी कोई ऑपरेशन हो तो काउंट प्लस हो, क्योंकि हम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस काउंट कर रहे हैं। उसके बाद लूप के अंदर जब भी लूप ये चलेगा हर दफ़ा, तो हर दफ़ा ये इंस्ट्रक्शन चलेगी, इसलिए हमने इसके लिए भी काउंट लगा दिया। ठीक है, तो ये काउंट क्या कर रहा है, ये वाला इंस्ट्रक्शन काउंट कर रहा है, ये वाला इंस्ट्रक्शन काउंट कर रहा है, और ये काउंट जो है ये लूप के अंदर है, तो ये वाला इंस्ट्रक्शन काउंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर जो आखिरी इंस्ट्रक्शन होगी इस लूप की, लेट से देखें, ये लूप अगर n 5 है तो ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा, 5 टाइम्स। लेकिन ये जो ऊपर हेडर है ये 6 टाइम्स चलेगा। वो कैसे, कि ये एंड पे 5 डाल देगा, अच्छा ये 5 डाल दे, 5 के लिए चला, लेकिन जब ये 6 डालेगा, ठीक है, n को इंक्रीमेंट कर देगा 6, तो क्या होगा, उस 6 पे ये चीज़ जो इधर इसके लिए कंडीशन रखी होती है वो फॉल्स हो जाएगी, तो बॉडी नहीं चलेगी। ठीक है, लेकिन आई में 6 की वैल्यू आ चुकी होगी। ये लूप थोड़ा सा अगर इसको मैं डिफरेंट तरीके से बना दूँ, तो आपको पता है कि फॉर लूप में जो उसका हेडर होता है उसमें पहले आई इज इक्वल टू 1 होता है, फिर सेमी कॉलम आई इज लेस देन 5 होता है, ठीक है, और फिर आई प्लस प्लस होता है। देखिए, इनिशियली जब आई 1 होता है, ठीक है, वो चेक करता है कि आई इज लेस देन 5, यस चलो। फिर आई जब 2 रहता है, आई इज लेस देन 5, यस चलो, दूसरी दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। फिर जब आई 3 हो जाता है, आई इज लेस देन 5, यस एग्जीक्यूट। फिर आई 4, आई इज लेस देन 5, यस एग्जीक्यूट। फिर आई जो है, ठीक है, अब 5 हो गया, तो 5 आई के अंदर 5 की वैल्यू चली गई है, ठीक है, ऊपर हेडर में आई के अंदर वैल्यू चली गई है, आई इज इक्वल टू 5। लेकिन जब कंडीशन पे आता है आई इज लेस देन 5, नो, तो नीचे बॉडी नहीं चलेगी। ऊपर हेडर में एक इंस्ट्रक्शन हुआ, वैल्यू अपडेट हुई, ठीक है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन पूरी बॉडी नहीं हुई। तो इसलिए अ, ये जो ऊपर हेडर है ये एक ज़्यादा काउंट होगा लूप से, या एक दफ़ा ज़्यादा चलेगा, इसलिए हमने एंड पे एक और काउंट लगा दिया। और फिर ये इंस्ट्रक्शन चलेगी रिटर्न एक्स वाली, तो इसके लिए एक काउंट लगा दिया। ठीक है, तो
अब हम जब इन सब काउंट्स को ऐड कर देंगे तो ये इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी, ये एल्गोरिथम। एक काउंट ये है, ये तो चेंज नहीं हो रहा ना, ये स्टेप है, ठीक है। एक काउंट ये है, ये लूप से बाहर है, ये भी है, ये सिर्फ 3 टाइम्स ये चलेंगे, ये काउंट, ये काउंट, ये काउंट, तो इनको आप ऐड कर दे तो 3 आ रहा है। लेकिन ये जो है ये लूप के अंदर है, ये 2 काउंट्स, ठीक है। तो जितनी दफ़ा लूप चलेगा इतनी दफ़ा ये जो इंस्ट्रक्शन ये चलेंगे। लेट्स से अगर ये n2 है तो ये काउंट एक दफ़ा चला, फिर दोबारा ये काउंट चला, फिर ये, ठीक है। तो जितना n होगा इतना ही ये वाला काउंट, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये चलेगी। इसलिए हमने कहा कि अगर ये n है तो ये काउंट n टाइम्स चलेगा, अगर ये n है तो ये काउंट भी n टाइम्स चलेगा, ठीक है। तो अब हम इन सबको ऐड करते हैं काउंट को, पहला n काउंट, फिर n और फिर इन तीनों 3, तो n प्लस 3 दैट इज 2n प्लस 3, तो ये इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हो गई 2n प्लस 3। सो देयर आर 2n प्लस 3 instructions in this algorithm, total 2n plus 3 where, अच्छा देखिए ये हमने एक्सप्रेस कर दिया है इन टर्म्स ऑफ काउंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, लेकिन इसके अंदर इनपुट साइज खुद ब खुद आ गया है। क्यों? क्योंकि इनपुट साइज है ना, तो जब हमने किसी एल्गोरिथम की कम्प्लेक्सिटी को इन टर्म्स ऑफ काउंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिप्रेजेंट कर दिया तो उसमें इनपुट साइज ऑटोमेटिकली आ गया। नाउ दिस इज रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज एज वेल, क्योंकि जितना लेट्स से n 5 है इस एल्गोरिथम को मिल रहा है, तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने होंगे 2 क्रॉस 5 प्लस 3 15, ठीक है। ये अगर लेट्स से 20 है तो ये होगा 43। So now this is the time complexity we have calculated in terms of number of steps counts, and that is also a representation of the time complexity in terms of input size. So this is how you count the instructions inside a program to calculate its time complexity. ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा फॉर्मुलेट करते हैं कि कैसे नंबर ऑफ स्टेप्स को यूज़ करके हम किसी एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी, रनिंग टाइम या ग्रोथ रेट जो फिर आगे आएगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें हम इसमें देखेंगे। नंबर 1, कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन कितने टाइम्स कैलकुलेट होता है या कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होता है, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रक्शन या फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टेप, ठीक है, क्लियर। एक हम ये चीज़ देखेंगे। दूसरी चीज़ कि उस स्टेप के अंदर इंटरनल कितने एग्जीक्यूशन होती है। लेट्स से अगर एक स्टेप है उसके अंदर 100 इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इसका मतलब होगा कि स्टेप डिवाइड बाय 100, या जब ये स्टेप चलता है या अच्छा ये है स्टेप्स पर एग्जीक्यूशन, तो पर एक दफ़ा जब इंस्ट्रक्शन चलता है तो कितने स्टेप्स होती हैं, ठीक है। एक दफ़ा जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो उसके अंदर कितने स्टेप्स होंगे, ठीक है। तो अगर तो वो सिंगल स्टेप है, ठीक है, और वो डिपेंडेंट नहीं है इनपुट साइज पे, तो ये हमेशा 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी सिंगल स्टेप, और सिंगल स्टेप हम कंसिडर करेंगे ये जो सिंगल स्टेप है ये एक ही इंस्ट्रक्शन है, ठीक है।
लेकिन अगर उस एक इंस्ट्रक्शन में एक से ज़्यादा स्टेप्स हो रही हैं, उस एक इंस्ट्रक्शन में एक से ज़्यादा स्टेप्स हो रही हैं, तो फिर जो हमारा ये एस स्टेप्स पर एग्जीक्यूशन है, ये नंबर चेंज होगा। लेकिन हम नॉर्मली ये कंसिडर करेंगे कि एक इंस्ट्रक्शन में एक ही स्टेप होगा, या जो पूरे का पूरा स्टेप है, ठीक है, वो एक ही साइकिल में होगा या एक इंस्ट्रक्शन में होगा। तो इन दोनों को हर एक स्टेप के लिए या हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए जब हम ये उसकी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय स्टेप्स पर एग्जीक्यूशन ये कैलकुलेट कर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सबके लिए मल्टीप्लाई करके फिर सारे ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास एंड में रनिंग टाइम आ जाता है। ठीक है, कैसे, इसको देख के ये एग्जाम्पल कर लेते हैं। वही जो हमने एक आप कह सकते हैं कि एक देसी तरीका देगा, ठीक है। अब हम इंडिजिनस नहीं बल्कि हम इसके लिए प्रॉपर मेथड फॉलो करेंगे, ठीक है। वही एल्गोरिथम है इससे पहले जो हमने काउंट इंस्ट्रक्शंस काउंट करके बनाए हैं, यहाँ पे आके हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म की शक्ल देंगे। तो देखिए ये वही एल्गोरिथम है, इसमें इनिशियलाइजेशन होती है, फिर एक लूप है, उसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन है और इनमें रिटर्न स्टेटमेंट है। यहाँ देखें ये क्या है, ये एक ही इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और ये पूरे का पूरा इंस्ट्रक्शन, ये पूरे का पूरा, अच्छा इसको स्टेप कहते हैं, ये पूरे का पूरा स्टेप जो है ये एक ही इंस्ट्रक्शन में एग्जीक्यूट होगा। तो लिहाजा इसकी, और ये एग्जीक्यूट कितनी दफ़ा होगा, वन टाइम, तो इसकी फ्रीक्वेंसी वन है। और स्टेप्स पर एग्जीक्यूशन जो है वो भी वन है, मतलब ये पूरा का पूरा स्टेप वन एग्जीक्यूशन में या वन इंस्ट्रक्शन या वन साइकिल में एग्जीक्यूट होगा। तो इसकी जो तो इसकी जो एस स्टेप्स पर एग्जीक्यूशन है एस पर ई दैट इज़ वन, और ये चलेगा भी वन टाइम, तो फ्रिक्वेंसी भी वन है, तो वन क्रॉस वन इज़ वन। अच्छा अब इस इंस्ट्रक्शन पे आए, एक इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ असाइनमेंट ऑपरेशन, ठीक है। लेकिन ये चलेगा कि कितनी दफ़ा, एक इंस्ट्रक्शन है तो अगेन स्टेप्स पर एग्जीक्यूशन इज़ वन, और ये चलेगा कितने टाइम, मतलब ये ऑपरेशन कितनी दफ़ा होगा, ये ऑपरेशन जो है ये जितना आपने एन दिए 10 दिया है तो ये 10 टाइम्स, 50 दिया है तो 50 टाइम्स, बल्कि उससे एक ज़्यादा, वो ज़्यादा की बात मैंने पिछले स्लाइड में बता दी थी कि ये कंडीशन चेक। अच्छा लूप की जो ऊपर हेडिंग होती है ये वन टाइम्स ज़्यादा चलती है कंपेयर टू द बॉडी ऑफ द लूप, क्योंकि वो लास्ट टाइम में ये कंडीशन फॉल्स रहती तो वो इधर से डायरेक्ट नीचे आता है, लेकिन चलता ये एक ज़्यादा है। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो असाइनमेंट ऑपरेशन है, ये जो जस्ट सिंगल ऑपरेशन है, ये n प्लस वन टाइम्स चलेगा, तो इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी प्लस वन है, ठीक है। जितना n 10 होगा तो ये 11 दफ़ा चलेगा, n 50 है तो ये 51 टाइम्स चलेगा। तो हमने इसमें वन लिख दिया है और फ्रीक्वेंसी किसकी लिख दी है, n प्लस वन। इधर कितने ऑपरेशन हैं, इधर सिंगल इंस्ट्रक्शन है, दोनों ऐड होके 3 में डल रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई वी कंसिडर दिस इज अ सिंगल स्टेप, और ये एक ही साइकिल में हो सकता है। लेकिन ये चलेगा कितनी दफ़ा, जितनी दफ़ा ये लूप चलेगी, तो लूप जो है वो तो n प्लस वन टाइम चलेगा, लेकिन लास्ट टाइम में ये फॉल्स होकर नीचे आएगा, इधर नहीं जाएगा, लिहाजा ये जितनी दफ़ा लूप चल रहा है उससे वन टाइम्स कम ही चलेगा। सो दिस actually executes for in number of times, ठीक है। तो इसलिए हमने इसका जो s पर ई है दैट इज़ वन, लेकिन फ्रिक्वेंसी इसकी n है, और ये स्टेटमेंट वन टाइम चलेगा, और ये है भी एक सिंगल स्टेटमेंट एक साइकिल में चल सकता है। सो s पर इज़ वन एंड फ्रिक्वेंसी वन,
इसको मल्टीप्लाई करें 1, इसको मल्टीप्लाई करें +1, इसको मल्टीप्लाई करें n, इसको मल्टीप्लाई करें 1। नाउ इन सबको ऐड कर दें, सो दिस इज 2n+3, जो कि हमने यहाँ भी देखा था, इससे भी ये चीज़ आ रही थी। ठीक है, तो आपने अभी आपको जो भी टास्क दिया जाएगा आपने उसको ऐसे ही उसकी एनालिसिस करनी है। ठीक है, कि वो स्टेप्स कितने हैं और वो स्टेप्स जो हैं वो कितने टाइम्स चल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से इधर एक और भी होता, लेट्स से s इज इक्वल टू s क्रॉस ai, दो इंस्ट्रक्शन होते, तो फिर ये जो वैल्यू होती ये 2 होती, 2 क्रॉस n। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो इंस्ट्रक्शंस होने थे, तो स्टेप के अंदर फिर इंस्ट्रक्शंस दो ही होते या एक इंस्ट्रक्शन के अंदर दो स्टेप्स होते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं। एक फिर वो एक ब्लॉक के अंदर दो स्टेप्स होते, फिर हम इधर 2 इन लिखते तो चेंज हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द रनिंग टाइम of an algorithm using the frequency and SE, that is S per E, steps per execution.